हेलो एवरीवन। तो आज की सेवियर सीरीज के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कि अगले 10 to 12 मिनट्स के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर हमारा रिवाइज कर लेंगे, जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। कि मान लो क्यू नॉट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या होने वाला है, पोटेंशियल होने वाला है। बट ये पोटेंशियल होगा किसका, यहाँ से अगर आप देखो, मैंने कहा कि यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और इससे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमें इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे हमें क्यू नॉट को लेके आना है, कहां से, इन्फिनिटी से। तो जैसे आप यहाँ पे लेके आओगे तो क्यू उसके ऊपर क्या कर रहा होगा, वर्क डन लगा रहा होगा, एनर्जी लगा रहा होगा, उतनी की उतनी एनर्जी हमें वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, वही क्या होने वाला आपका पोटेंशियल होने वाला है, किसका, इस चार्ज का। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है, वो होती है वोल्ट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलम। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो वर्क डन की डायमेंशन ml/t-2 होता है, और चार्ज की हमें 80 पता है तो हम डायमेंशन निकाल लेंगे। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी अगर आप जब भी नेट पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल का क्या करोगे, डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम करना होगा, विद साइन सम करना होगा। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कि मान लो आपके पास ये क्यू चार्ज है, ठीक है, दूसरा चार्ज आपके पास क्यू नॉट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। इस क्यू नोट को पहले ए पॉइंट पे लाने के लिए वर्क डन पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, वी देना पड़ेगा, या वर्क डन करना पड़ेगा डब्ल्यू ए। और बी पॉइंट पे और ज्यादा पास लेके आना है क्यू के, तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी पोटेंशियल कितना देना पड़ेगा, वी बी। तो ए से बी जाने का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है कि ए से हमें बी जाना है, तो सिंपल से कहानी क्या करो, इन्फिनिटी से ए का निकाल लो, इन्फिनिटी से बी का निकाल लो, और दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस। इन्फिनिटी से बी पता है, इन्फिनिटी से ए पता है, दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। यही अगर आपको वर्क डन का, एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो क्या करो, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, ये आपके पास एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। बताओ क्लियर है। थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होने वाला है कि आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या 9 × 10⁹ होता है। क्यू जिस चार्ज का हमें पोटेंशियल निकालना है और कितने डिस्टेंस पे, आर के क्यू बाई आर। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपका जो ये चार्ज होने वाला है ये क्या आने वाला है, विथ साइन आने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे माइनस क्यू होता कि माइनस क्यू से आर डिस्टेंस दूर पोटेंशियल निकालना, तो आपके पास आने वाला था माइनस का के क्यू बाई आर। बताओ क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है, और रिलेशन होने वाला E = माइनस का dv बाई dx। अगर मान लो आपको पोटेंशियल y की फॉर्म में दे रखा है तो E = माइनस का dv बाई dy हो जाएगा। क्लियर है। यानी पोटेंशियल को हम x के रेस्पेक्ट में या r के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल निकालना, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, और जो भी आपको डिस्टेंस या लिमिट गिवन होगी उस लिमिट हम अप्लाई कर देंगे। इसके हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। कि हमारे पास एक डाइपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, पूरी लेंथ 12 होगी, तो उसके सेंटर पे अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो आपके पास सेंटर पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अगर यही एक्सिस के ऊपर आप पोटेंशियल निकालते हो कि सेंटर से x डिस्टेंस दूर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे, तो लॉन्ग डाइपोल के लिए आने वाला है के पी अपॉन में x² माइनस l स्क्वायर। ठीक है, और p यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट q × 12। क्लियर है। और यही अगर आप शॉर्ट डाइपोल के लिए बात करोगे तो शॉर्ट डाइपोल के लिए आपका l स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपके पास आने वाला है kp बाई x²। यही अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए बात करें तो डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट, जो भी आपका सेंटर होगा उससे नॉर्मल बाइसेक्टर एक लाइन होगी, उसके ऊपर पॉइंट लेंगे तो वहां पे भी पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इक्वेटोरियल पे भी पोटेंशियल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। कि भाई प्लस क्यू की वजह से भी आएगा, डिस्टेंस सेम है, माइनस क्यू की वजह से भी आएगा, और नेट पोटेंशियल ऐड करेंगे, विद साइन होगा चार्ज, नेट ऐड करेंगे तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ये आपके पास डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे। फिर हमारे पास आता है डाइपोल के एनी पॉइंट पे, कि आपके पास मान लो ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अब ये डाइपोल का सेंटर होने वाला है, ये पूरी लेंथ क्या होगी, 12। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से देखो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस x होगी और एंगल कितना होगा, थीटा, यानी एनी पॉइंट हो गया। तो इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल आने वाला है एनी पॉइंट पे k, जो कि 9 × 10⁹ होना है। p आपका क्या होगा, पोटेंशियल होगा cos थीटा, मतलब आपके पास कितने एंगल पे पॉइंट है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x² माइनस l² cos² थीटा। x क्या, सेंटर से उस p पॉइंट की डिस्टेंस, और l क्या होने वाली है, डाइपोल की डाइपोल लेंथ का हाफ। पूरा लेंथ 12 है तो l क्या होगा, हाफ हो जाएगा। बताओ क्लियर है। यही अगर हम शॉर्ट डाइपोल के लिए बात करें तो शॉर्ट डाइपोल में हम l स्क्वायर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और जैसे ही l स्क्वायर 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा के पी cos थीटा बाई x²। के पता है, p डाइपोल मोमेंट होगा q × 12, थीटा कितने एंगल पे है, और x², x का मतलब डिस्टेंस। बताओ क्लियर है। यही अगर आप थीटा 0 रखोगे इन दोनों फॉर्मुलों में तो एक्सियल के लिए आ जाएगा, और थीटा 90 रखोगे कि भाई थीटा 0 करोगे तो ये एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाएगा, और 90 में क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट आ जाएगा। सेम फॉर्मूला आपके पास आने वाला है। बताओ क्लियर है। फिर हमारे पास आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल देखो ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो 2 पॉइंट लो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा क्या आने वाला है आपके पास, 0 आने वाला है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में वर्क डन निकालोगे तो देखो जब भी वर्क डन निकालना होता है तो वर्क डन क्या होता है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, जिसको हम मूव करा रहे हैं। तो अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 आने वाला है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है वर्क डन।
कि आपके पास एक पॉइंट से, कि मान लो आपके पास यहाँ पे आपके पास क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे क्यू नोट रखा हुआ है ए पॉइंट पे। इस क्यू नोट को ए से कहाँ जाना है, बी पॉइंट के ऊपर जाना है। क्यू नोट को ए से कहाँ जाना है, बी पे। तो आपको क्या बताना है, वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो सिंपल सी कहानी क्या करो, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। वर्क डन क्या होगा कि VB माइनस VA, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज कौन सा, जिसको हम मूव करा रहे हैं। यानी वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज, और ये चार्ज कौन सा है जिसको हम मूव करा रहे हैं। क्लियर है। फिर हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, कि आपके पास दो चार्ज है Q1 Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस है R12। तो देखो Q1 Q2 के ऊपर क्या लगा रहा होगा, पोटेंशियल लगा रहा होगा, और वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे Q1 का इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा K Q1 बाई R12 मल्टीप्लाई बाई Q2, ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा दो चार्ज का। क्लियर है। यही अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्क डन ऑन ए रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक डाइपोल पहले θ1 एंगल पे रखा हुआ है और उसको रोटेट करा के हम θ2 एंगल के ऊपर लेके गए, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो माइनस P होने वाला डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, E होने वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, cos θ2 माइनस cos θ1। θ1 उसका इनिशियल एंगल होगा और θ2 क्या होने वाला है, फाइनल एंगल होने वाला है। और मान लो आपको इनिशियल एंगल नहीं गिवन, आपको डायरेक्ट फाइनल एंगल गिवन है कि डाइपोल को हम 60 डिग्री के ऊपर मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर इनिशियल एंगल नहीं गिवन होगा तो बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और फाइनल एंगल क्या हो जाएगा, थीटा जो गिवन है। तो उस केस में आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का PE cos θ। ठीक है, और थीटा कौन सा, जो फाइनल होगा। और यही अगर इसी थीटा की बात करें कि अगर थीटा 0 है, मतलब 90 से 0 पे लेके जाओगे तो एनर्जी मिनिमम लगने वाली है, और क्या बनने वाला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनने वाला है, और 180 पे मैक्सिमम एनर्जी होगी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। ये आपके पास पूरा पोटेंशियल आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हम बात करते हैं, वो करते हैं किसकी, कैपेसिटेंस की। तो देखो कैपेसिटेंस के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, कैपेसिटर डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, और वो जो स्टोर चार्ज होगा वो फर्दर क्या करेगा, पोटेंशियल डेवलप करेगा। तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी C से डिनोट करते हैं, ये रेशियो होने वाला है कि आपने कितना चार्ज स्टोर किया और उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, Q/V। ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट होती है फेराड, या फिर हम चार्ज को तो बोल सकते हैं कूलम और पोटेंशियल को बोल सकते हैं वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। कैसी क्वांटिटी होने वाली है, स्केलर, कि चार्ज भी आपका स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है, तो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। अगर मान लो आपको डायमेंशन निकालनी है कैपेसिटेंस की, तो चार्ज की पता है 80, पोटेंशियल की हमने पीछे निकाली थी, वर्क डन अपॉन चार्ज, वहां से निकाल सकते हो, और दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास कैपेसिटेंस की डायमेंशन आ जाएगी। बताओ क्लियर है। फिर हमारे पास आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कि आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है R, तो उसका कैपेसिटेंस होने वाला है 4πε0 × R। देखो 4πε0 की वैल्यू तो पता होगी, तो देखो 1/4πε0 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, 9 × 10⁹ तो 4πε0 निकालना है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, 1/9 × 10⁹, और रेडियस आपको पता है। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर हम बात करते हैं अर्थ का कैपेसिटेंस, तो देखो इसकी वैल्यू पता है 4πε0 की, और रेडियस अर्थ कैसी मान रखी है हमने, स्फेरिकल, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होने वाली है, 6400 किलोमीटर। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितना आएगा, 711 माइक्रोफेराड, ये अर्थ का कैपेसिटेंस होगा। फिर हम सीधा बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कि आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है जब प्लेटों के बीच में क्या है, एयर है। ठीक है, तो देखो कैपेसिटेंस का सीधा फॉर्मूला होने वाला है C = A∈0/D। यहाँ पे A क्या होने वाला है, एरिया ऑफ प्लेट, की प्लेट का एरिया कितना है, एप्सिलॉन क्या होगा, जो एयर है उसकी परमिटिविटी। ठीक है, और अपॉन में D क्या है, दोनों प्लेटों का सेपरेशन। यही अगर हम पूरे के अंदर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कितना आपके पास K, तो उस केस के अंदर आपके पास कैपेसिटेंस हो जाएगा K/A∈0/D। K तो क्या होने वाला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने वाला है, यहाँ पे K का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, A प्लेट का एरिया होगा, D दोनों प्लेटों का सेपरेशन होगा, और एप्सिलॉन क्या होने वाली है, मीडियम की परमिटिविटी होने वाली है। अब एक और चीज यहाँ पे देखना कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि आपके पास दो इस तरीके से आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें दो अलग अलग मीडियम है, कि मैंने कहा यहाँ पे K1 है और यहाँ पे क्या है K2 है, आधी डिस्टेंस के अंदर, कि D/2 डिस्टेंस में आपके पास एक मीडियम है और बची हुई D/2 डिस्टेंस के अंदर आपके पास दूसरा मीडियम है। तो करो क्या, यहाँ पे एक चीज देखना कि आपको करना क्या है, इस पहले वाले D/2 प्लेट का एरिया तो ये रहेगा, D/2 के कैपेसिटेंस को मान लो C1 और अगले K2 वाले को मान लो C2। C1 C2 दोनों की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी K∈0/D से, और अगर दोनों देखो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन में कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों सीरीज में है, तो दोनों का C इक्विवेलेंट निकाल लो 1/C1 + 1/C2 से। क्लियर है। यही अगर आपके पास इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें आधे एरिया में तो अलग मीडियम है और बचे हुए आधे एरिया के अंदर अलग है, तो दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लो, जितना एरिया जितनी डिस्टेंस गिवन है और K की वैल्यू जो गिवन है, और फिर देखोगे तो C1 और C2 दोनों वर्टिकल लाइन में मतलब पैरेलल में है, तो C1 + C2 क्या होगा, नेट डायरेक्ट आ जाएगा। ये आपके पास ध्यान रखना, इसका न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अंदर कराया भी है। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता, आपको नहीं आता, तो आप जाके वो वीडियो देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसके अंदर क्या किया कि दोनों प्लेटों का सेपरेशन होगा D, थोड़ी सी जगह के अंदर हमने एक मीडियम डाल दिया जिसकी थिकनेस कितनी ले ली, T। ठीक है, यानी दोनों प्लेटों का सेपरेशन तो कितना है, D है, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, T है, यानी इतनी जगह में मीडियम है और बची हुई जगह के अंदर क्या है, एयर है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सीधा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होने वाला है A∈0/D - T + T/K। यहाँ पे देखोगे A तो क्या होगा, प्लेट का एरिया, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, कांस्टेंट होने वाला है, D क्या है, दोनों प्लेटों का सेपरेशन, T क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब,
कि कितनी जगह में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कितनी डिस्टेंस में, और टी आपका वही थिकनेस होने वाली, और के क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ये आपके पास जब आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी थिकनेस की हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रख देंगे तो कैपेसिटेंस आने वाला है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आने वाला है वो आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज के अंदर ध्यान रखना कि सीरीज के अंदर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा हर एक कैपेसिटर के अंदर, और कितना रहेगा वो सर्किट का नेट जो चार्ज होगा वही हर एक कैपेसिटर में जाने वाला है। बट पोटेंशियल सबका क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आने वाला है 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यही अगर आप देखोगे n आइडेंटिकल अगर आपके पास कैपेसिटर है तो उस केस के अंदर क्या होगा, 1/C 1/C 1/C, तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आने वाली है n/C, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/n। यही हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पहली बात तो पोटेंशियल सेम रहने वाला है और कितना जो सर्किट का नेट होगा, हर एक कैपेसिटर में नेट पोटेंशियल जाएगा। ठीक है। दूसरा चार्ज क्या होगा, सबका डिफरेंट होगा। नेट कैपेसिटेंस आपके पास आने वाला है C1 + C2 + C3, और अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो आपके पास क्या हो जाएगा, n × C हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके बाद हमारे पास आता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो एक फॉर्मूला याद रखो और वो होने वाला है ½ CV²। क्या होने वाला है, ½ CV²। अगर मान लो चार्ज और पोटेंशियल की फॉर्म में बनाना है तो एक फॉर्मूला दूसरा ही याद रखो, Q = क्या होता है, CV होता है। तो अगर C निकालोगे तो Q/V लिख सकते हो, C की वैल्यू Q/V रख दो, ½ QV आ जाएगा। क्लियर है। तो आप बना सकते हो, एक फॉर्मूला याद रखो ½ CV²। फिर आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, ½ CV² एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, और पर यूनिट वॉल्यूम क्या होने वाला है, प्लेट का एरिया इंटू दोनों प्लेटों का सेपरेशन A × D। तो इसको हम डिराइव करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का आने वाला है। देखो एनर्जी को कैपिटल U से डिनोट करेंगे और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से। स्मॉल u कितना आएगा, ½ ε0 E²। और अगर आप देखोगे तो ½ ε0 तो कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के। ये आपके पास आने वाला है। फिर हमारे पास आता है कॉमन पोटेंशियल। देखो कॉमन पोटेंशियल होता क्या है कि आपके पास मान लो दो कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरीके से पहले कैपेसिटर को आपने बैटरी से कनेक्ट किया, V1 पोटेंशियल दिया, कैपेसिटेंस C1 था तो यहाँ पे चार्ज स्टोर हुआ Q1। ठीक है। दूसरे को आपने पोटेंशियल दिया V2, चार्ज स्टोर हुआ Q2 और कैपेसिटेंस कितना, C2। इस तरीके से था। जैसे दोनों में चार्ज स्टोर हुआ तो दोनों के हमने बैटरी हटा दी और दोनों को आपस में क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। Q1 इसका चार्ज होगा, Q2 इसका होगा, C1 और C2 इनका कैपेसिटेंस होगा, बट पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, दोनों के चार्ज और दोनों के कैपेसिटेंस का होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस से हमने क्या निकाल लिया, टोटल पोटेंशियल निकाल लिया। Q1 को हम C1 V1 लिख सकते हैं, Q2 को C2 V2 अपन में C1 + C2। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने बोल दिया कि मान लो फर्स्ट कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, पहला कैपेसिटर अनचार्ज है, इसका मतलब Q1 की वैल्यू 0 है। Q1 0 मतलब V1 भी आपका क्या है, 0 है, पोटेंशियल भी नहीं दिया गया। अगर Q2 0 है, सेकंड अनचार्ज है तो Q2 0 मतलब V2 0 है। और फिर आता है लॉस ऑफ एनर्जी, कि पहले आपके पास दोनों अलग अलग बैटरी से कनेक्टेड थे तो एनर्जी ज्यादा थी, और जब आपको दोनों ने कॉमन कर दिया तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ एनर्जी निकालने का, ½ C1 C2 अपन में C1 + C2 और मल्टीप्लाई में आएगा V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास कंप्लीट कैपेसिटेंस। क्लियर है यहाँ तक। और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। ओके, थैंक यू।